हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। मैं सुनील कुमार। और आप लोग का एग्ज़ाम कल है, 12th वाले का। जो जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्लास 12th का एग्ज़ाम 19 तारीख को है, मंडे को। उसके लिए बहुत डिमांडिंग में था सर, 5 नंबर क्वेश्चंस करवाइए, 5 नंबर क्वेश्चंस करवाइए। तो उसके लिए लेकर आए हुए हैं। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, बहुत हेल्प होगा आपको। इसलिए आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख के जाएं इसको, ठीक है। और हम डायरेक्ट PDF से पढ़ा रहे हैं, और इसमें हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सिलेक्ट करके उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 2 है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है सामने, जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रायो सैक, ठीक है ना। मैच्योर एम्ब्रायो सैक का ये डायग्राम पूछा है, लेवल डायग्राम, ठीक है ना। इसका हिंदी की बात करते हैं, एक परिपक्व भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाएं, ठीक है ना। इसमें से देखिए एक एम्ब्रायो सैक की बात करते हैं यहां से। ये रहा आपका एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक में 2 एंड होते हैं, सबसे पहला चीज तो एक को बोलते हैं चिलाजल एंड, और दूसरा बोलते हैं, दूसरे एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, है ना। माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है ना। इसमें से माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं तंतुरूप समुच्चय, ठीक है ना। और यहाँ पर एक सेल होते हैं, जनरली इसमें 3 सेल होते हैं, और 2 सेल में इसको डिवाइड किया जाता है, 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 2 सेल को बोलते हैं सहायक कोशिका, और एक सेल होते हैं उसको बोलते हैं अंड। सेंटर में केंद्रीय कोशिका होते हैं, जिसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। और इसका अपोजिट साइड की बात करते हैं तो चलाजल एंड है, इस एंड की ओर उसको बोलते हैं 3 सेल यहाँ पे अरेंजमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, प्रतिव्यांसत, है ना। प्रतिव्यांसत बोलते हैं उसको। अगर इंग्लिश की बात करते हैं यहां से, तो देखिए इंग्लिश में देखिए, माइक्रोपाइलर एंड हो गया और चलाजल एंड हो गया, 2 एंड होते हैं। इसमें माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से 3 सेल का अरेंजमेंट होते हैं, जिसमें से सिनर्जिड एक सेल, एक मिनट जरा सा, हाँ, सिनर्जिड हो गया। सिनर्जिड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बताए थे, फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। फिर एक सेल होते हैं, सेंटर में सेंट्रल सेल होते हैं, जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और चलाजल एंड की तरफ भी 3 सेल होते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये एक अरेंजमेंट्स में पूछा जाता है कि ये सेल का अरेंजमेंट क्या है एम्ब्रायो सैक में। तो यहाँ पर 3 सेल होते हैं, 3, सेंटर में 2 सेल होते हैं, 2, और 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की ओर होते हैं, तो 3। तो 3 + 2 + 3 ये अरेंजमेंट में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में एक आ सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं यहां से, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का फॉर्मेशन, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होते हैं और oogenesis, ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है, जैसे, है ना, शुक्राणु का, ह्यूमन शुक्राणु का स्ट्रक्चर, है ना, इसका बनावट कैसे होता है। तो इसका बनावट प्लस इसका नेमिंग, क्या क्या इसका नेमिंग होता है, सो ठीक है ना। तो ह्यूमन स्पर्म की बात करते हैं, मानव शुक्राणु का। तो इसको देखिए, इस तरह स्ट्रक्चर होता है। इसके सबसे अगले सिरे पर एक लेयर होता है, जिसको बोलते हैं
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेड पोर्शन पर क्या होता है, एक्रोसोम होते हैं। इसमें से कुछ केमिकल्स भरे होते हैं जो सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी में होते हैं सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होते हैं जो क्रोमोसोम को कैरी करते हैं। क्रोमोसोम मतलब डीएनए, और डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ये दोनों पोर्शन को क्या बोलते हैं, हेड पोर्शन में आते हैं। ये एक नेक पोर्शन होते हैं और मिडिल पोर्शन ये कहलाते हैं। मिडिल में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला गया, मतलब एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो इसको बोला गया क्या, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। स्पर्म मूव जब करता है तो उसको मूव कराने में कुछ एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी मिलता कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिडिल पोर्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के मिडिल पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और ये टेल हो गया, और टेल डिसाइड करता है डायरेक्शन, है ना, किस डायरेक्शन में स्पर्म मूव करेगा। सो तो ये एक शुक्राणु का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन शुक्राणु का स्ट्रक्चर है। इसका हम देखिए एक इसका हिंदी मोड, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाए हैं, जिसमें से शीर्ष 3 भाग में डिवाइड किया गया है मानव शुक्राणु को। शीर्ष, है ना, मध्य खंड और पूंछ। तो इसको शीर्ष में हम बताएं जीव द्रव्य कला, जिसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। अग्रपिंडक इसके हेड पोर्शन को बोलते हैं। और सेंटर में क्या होता है, केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं ग्रीवा, है ना। इसके मिडिल पार्ट को बोलते हैं मध्य खंड में क्या होता है, सूत्रकणिका होता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत माना गया है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। ये पूंछ हो गया आपका, पूंछ, ठीक है। ये हो गया, हम बात करते हैं ये ह्यूमन मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र हो गया। अगर हम बात करते हैं यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हो गया आपका ये स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र। स्त्री जनन तंत्र, देखिए ये एक स्त्री जनन तंत्र है। इसमें से इसको बोलते हैं क्या, डिंब ग्रंथि बोलते हैं, इसको अंडाशय बोला गया है। तो 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है। और इसको फाइलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जिसको अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं, ठीक है। और इसका फिर पार्ट होते हैं, जिसको एक बोलते हैं कीप बोलते हैं, झल्लरी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको झिल्लरी बोलते हैं। एम्पुला या तुम्बिका, इस पोर्शन को एम्पुला या तुम्बिका बोलते हैं। और यहाँ पर एक शॉर्ट पाथवे होता है, नैरो पाथवे होते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं संकीर्ण या स्थेमस, संकीर्ण पथ या स्थेमस बोलते हैं, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं क्या, गर्भाशय बुद्धिन, ठीक है, फंडस इसको बोला जाता है इंग्लिश में। और इस पार्ट को बोलते हैं गर्भाशय गुहा, जिसको बोलते हैं कैविटी। इसका हम यूट्रस के कैविटी को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूट्रस का कैविटी जो होता है ना, 3 लेयर में डिवाइड होते हैं। सबसे अंदर वाले लेयर को बोलते हैं गर्भाशय अंतःस्तर, मिडिल वाले पोर्शन को बोलते हैं गर्भाशय पेशीय स्तर, और सबसे बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं क्या, परिगर्भाशय, ठीक है। अगर यही हम इंग्लिश की बात करते हैं यहाँ से, तो इंग्लिश की बात करते हैं यहाँ से, इंग्लिश में देखिए तो, हाँ देखिए इस पोर्शन को बोलते हैं क्या, यूटेराइन फंडस। ये ओवरी हो गया, ओवरी 2 होते हैं, फाइलोपियन ट्यूब भी 2 होते हैं। तो फाइलोपियन ट्यूब के सबसे आगे वाले भाग को बोलते हैं क्या, फिम्ब्री, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो ओवम को कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना, ओवम को कलेक्ट करने का काम करते हैं। ये पोर्शन को बोलते हैं क्या, इस पोर्शन को बोलते हैं इनफंडिबुलम। उसके अपर पार्ट को बोलते हैं क्या, एम्पुला। और इस पोर्शन को जो नैरो पार्ट होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्या, स्थेमस, है ना। फर्टिलाइजेशन इस जंक्शन में होता है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्या, यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। और यूट्रस का लेयर जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। EMP, है ना, EMP से आप याद रख सकते हैं, EMP से आप याद रख सकते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम।
तो ये एक वेल डेवल डायग्राम हो गया है। इस पोर्शन को बोलते हैं सर्विक्स, यहाँ एक कैनाल होते हैं, इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल बोलते हैं। और ये वाइजिना हो गया, तो वाइजिना हो गया, तो इस क्या होता है यहाँ पर स्पर्म एंटरिंग पॉइंट होते हैं, स्पर्म एंटर करते हैं, ठीक है ना। और ये मूव होते हुए कहाँ जाते हैं, इस्थेमस में जाते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी होता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से। हाँ, ये एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया को व्याख्या करें, शुक्र जनन, ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले जान लो कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। मानव में शुक्राणु बनाने के प्रोसेस को ये बोलते हैं क्या, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु बनाने की विधि को। अब देखो टेस्टिस में क्या होता है ना, टेस्टिस में मान लीजिए टेस्टिस हो गया, टेस्टिस में होते हैं क्या, एक जर्म सेल होते हैं, है ना। टेस्टिस में क्या होता है, एक जर्म सेल होते हैं, जर्म सेल होते हैं। और जर्म सेल से क्या बनता है, जर्म सेल से एक गैमेट्स बनते हैं, है ना। जर्म सेल से ये अगर जर्म सेल हो गया, ये होते हैं डिप्लॉयड होते हैं। यहां से भी क्या होता है, एक सेल बनता है, जर्म सेल से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं यहां से, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड मेल गैमेट्स, है ना, फ्रॉम डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द टेस्टिस ऑफ द मेल ह्यूमन। मतलब अगर टेस्टिस की बात करते हैं, टेस्टिस में एक स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ठीक है। है ना, एक स्पर्मेटोगोनिया एक सेल होते हैं, वहां से क्या होता है, ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, वहां से स्पर्म बनाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो होते हैं वो मेल में पुबर्टी, किशोरावस्था से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, पुबर्टी से स्टार्ट हो जाते हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है, लगभग 74 डेज लगते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होने में, ठीक है। इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं, प्रोसेस इसका दो मेथड होते हैं, है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, सबसे पहले एक जर्मिनल सेल होते हैं, उससे डिप्लॉयड सेल बनते हैं, डिप्लॉयड सेल से फिर हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, ठीक है ना। वहां से फिर फर्दर इसका डेवलपमेंट होते हैं। और ये दो प्रोसेस, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। एक होते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होने में इसमें 3 स्टेप, 3 फेज माना गया है, ठीक है। एक होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक, ग्रोथ फेज, और थर्ड में क्या है, मैच्योरेशन ऑफ मैच्योरेशन या फिर मियोटिक फेज। लास्ट में क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होते हैं। तो ये प्रोसेस अभी क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं, लिखा गया क्या, मानव, यह मानव नर के वृषण में जनन एपिथेलिया, है ना, शुक्र जनन, है ना, या मानव नर के वृषण के जनन एपिथेलियम में उपस्थित द्विगुणित जनन कोशिका, जिसको बोलते हैं शुक्र जनन से अनुगित नर युग्मक शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया है, जिसको शुक्र जनन बोलते हैं, ठीक है। मानव में यह यौन आरंभ के साथ प्रारंभ हो जाता है, मतलब पुबर्टी से स्टार्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्राणु बनाने के प्रोसेस जो होते हैं मानव में किशोरावस्था से ही ये स्टार्ट हो जाते हैं, यौन आरंभ से ही ये स्टार्ट हो जाते हैं। और यह प्रक्रिया सतत चलते रहता है और लगभग 74 दिन लगते हैं मतलब शुक्र जनन होने में, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ये है कि डिप्लॉयड से 2n से n में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में
कन्वर्ट बोलते हैं, हैप्लॉइड मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन बोलते हैं। ये दोनों प्रोसेस को होने में दो भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं शुक्राणु प्रस्सु का निर्माण होना और दूसरा शुक्राणु जनन, है ना। तो शुक्राणु प्रस्सु का निर्माण जो होते हैं 3 फेज में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन की अवस्था, दूसरा वृद्धि की अवस्था, और तीसरा क्या हो गया, मैचुरेशन, परिपक्वता, ठीक है ना। तो ये सब चीज इसमें माना गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से फिगर से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं फिगर से, तो यौनारंभ से क्या होता है, यौनारंभ से शुक्र जनन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना। शुक्र जनन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उस टाइम क्या होता है, ये डिप्लॉयड होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ पर शुक्राणु जनन जो होते हैं ये मियोसिस प्रोसेस होते हैं, है ना, माइटोसिस प्रोसेस होते हैं। अब माइटोसिस क्या है वो बताया जाएगा, ठीक है। जब माइटोसिस प्रोसेस होते हैं तो क्या होता है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं का निर्माण होता है ना, प्राइमरी ओसाइट्स बनाते हैं, प्राइमरी ओसाइट्स बनते हैं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। इसमें क्या होता है, फिर इसका डिवीजन होता है ना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनते हैं, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, ये भी इस टाइम क्या होता है, ये डिप्लॉयड होते हैं, मतलब 2n ही होते हैं उस टाइम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया। यहाँ से फिर क्या बोलता है, स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड का देखो यहाँ पर क्या होता है, ये राउंड शेप होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब जो मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं। और ये प्रसु है ना, शुक्राणु पूर्व से क्या होता है, एक डिफरेंशिएशन प्रोसेस होते हैं। अब ये शुक्राणु में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं क्या, शुक्राणु। तो एक सेल से फिर कितना 4 सेल में डेवलपमेंट हो जाते हैं, मतलब मियोसिस डिवीजन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। और देखिए यहाँ से हम बात करते हैं इस पोर्शन को, अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटिड या शुक्राणु प्रसु से शुक्राणु बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस ये प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस, तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले इस प्रोसेस और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये एक प्रोसेस हो गया। और दूसरा हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से, तो ये डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एक क्वेश्चन, दूसरा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis, है ना। oogenesis भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस और स्पर्मेटोजेनेसिस भी आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो जो मेल का पार्ट था oogenesis से ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस है। oogenesis में क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच हैप्लॉइड ओवम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिप्लॉयड ओगोनिया ऑफ द ओवरी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड oogenesis। मतलब डिप्लॉयड ओगोनिया से हैप्लॉइड सेल बनाना ही क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। और हैप्लॉइड क्या, ओवम, है ना। डिप्लॉयड ओगोनिया से, मान लो कि ओवरी हो गया, अंडाशय हो गया, अंडाशय से क्या होता है, एक सेल होते हैं। अब ये सेल से क्या होता है, और ये सेल जो होते हैं ये डिप्लॉयड का केस होता है, इसको उगोनिया बोलते हैं। अब उगोनिया से ओवम बनना ही कहलाता है क्या, oogenesis, है ना, oogenesis कहलाते हैं, ठीक है। तो ये oogenesis होने में 3 फेज का रिक्वायरमेंट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फेज होते हैं, फिर ग्रोथ फेज होते हैं, और फिर क्या होता है, ये
तीसरी बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया क्या, मैचुरेशन फेज होते हैं। तो 3 फेज इसमें भी होते हैं और 3 फेज स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होते हैं, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, oogenesis का प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, अंड जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मादा जीव के अंडाशय के द्विगुणित अंड जननी से अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है, उसे अंड जनन कहते हैं। मतलब कोई एक सेल है, वो द्विगुणित है ना, द्विगुणित है, द्विगुणित से अगुणित बनाने के प्रोसेस को ये बोलते हैं क्या, अंड जनन, मतलब oogenesis। अब ये पूरे प्रोसेस में 3 फेज का रिक्वायरमेंट होते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होते हैं, ग्रोथ फेज होते हैं, फिर मैचुरेशन फेज होते हैं। अब ये सभी का डिस्क्रिप्टिव ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से हम बात करते हैं, देखिए इसका ये, अब डिप्लॉयड की बात करते हैं। तो डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 46 है ना, क्रोमोसोम नंबर 46। तो और ये oogenesis जो होते हैं, ये प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके पहले से ही oogenesis स्टार्ट हो जाते हैं, पर मतलब ओवम बनने के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल। तो मेल में क्या होता है, शुक्राणु बनने का प्रोसेस किशोरावस्था से स्टार्ट होता है, यौनारंभ से स्टार्ट होता है। तो दोनों में ये डिफरेंसेस है, और ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले ओगोनियम जो होते हैं, ये इसमें माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है, इसमें प्राइमरी ओसाइट बनते हैं। अब प्राइमरी ओसाइट क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, मतलब 2n होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होते हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में दो हेट्रोगैमेट्स बनते हैं, एक लार्ज होते हैं जिसको सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं, एक वेरी स्मॉल होते हैं जो फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये डिजेनरेट हो जाते हैं, है ना। और ये फर्स्ट पोलर बॉडी कब बना रहे हैं, जब बच्चा बर्थ हो रहा है, ठीक है ना। अब सेकेंडरी ओसाइट क्या हो गया, ये हेप्लॉयड हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, हेप्लॉयड हो गए। अब ये क्या होता है, इसमें भी फर्दर क्या होता है, एक डिवीजन होता है। तो फर्दर इसमें डिवीजन होता है, तो इसमें भी फिर से एक लार्ज गैमेट्स बनते हैं, एक स्मॉल गैमेट्स बनते हैं। स्मॉल गैमेट्स जो होते हैं उसको सेकेंडरी पोलर बॉडी बोलते हैं। ये भी धीरे धीरे क्या होता है, लेस होने के कारण क्या होता है, ये डिजेनरेट कर जाते हैं, और जो लार्ज जब होते हैं वो ओवम बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं कब, एडल्ट रिप्रोडक्टिव फेज है, जब ये टीनेजर से स्टार्ट होते हैं तब ये ओवम बनना, रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी कहलाते हैं क्या, हेप्लॉयड का केस हो गया। तो ये पूरे प्रोसेस जो होते हैं ये oogenesis का प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है, प्रति कोशिका गुणसूत्रों की संख्या 46 हो गया। अंड जननी सूत्री विभाजन होता है, विभेदन होता है। यहाँ से क्या होता है, फिर ये प्राथमिक अंडक बनते हैं। प्राथमिक अंडक जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। उसके बाद पहला अंडक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें से द्वितीय अंडक बनते हैं। द्वितीय अंडक में क्या होता है, एक द्वितीय अंडक बनते हैं, दूसरा प्रथम ध्रुवीय पिंड बनते हैं, जो डिजेनरेट मतलब क्या होता है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद द्वितीय अंडक के बाद अंडाणु बनते हैं, और उसके साथ ही क्या होता है, एक और सेल बनते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय ध्रुव पिंड। ये भी क्या धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस जो होते हैं, मतलब अंड जननी से अंडाणु बनने के प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या, अंड जनन। तो ये क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं। हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी एक आध क्वेश्चन पूछ ले तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी क्वेश्चन लोग देखेंगे। जैसे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, है ना, जैसे क्या हो गया, वेरियस टाइप, है ना, वेरियस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, है ना। जनसंख्या को कैसे रोका जा सकता है, किस मेथड से जनसंख्या को रोका जा सकता है। जरूरी नहीं कि लोगों को मारकर ही जनसंख्या को रोका जा सकता है, ठीक है ना। तो जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं यहाँ से, जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे
सबसे पहले देखिए तो जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ मेडिकल प्रोसेस भी होते हैं, जैसे यांत्रिक या रोध विधि, ठीक है ना, रासायनिक विधि, प्राकृतिक विधि, शल्य क्रिया विधि, ठीक है ना। हम बात करते हैं यांत्रिक या रोग विधि में, तो इस विधि के द्वारा शुक्राणु एवं अंडाणु को परस्पर मिलने से रोका जाता है, मतलब उसको मिलने नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। शुक्राणु और अंडाणु को नहीं मिलने दिया जाएगा तो क्या होता है, फर्दर डेवलपमेंट, निषेचन नहीं, प्रोसेस नहीं होगा। अब निषेचन प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा, फर्दर बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक मेथड हो गया। इस मेथड को रोकने के लिए क्या होता है, कुछ बैरियर होते हैं, कुछ जैसे क्या हो गया आपका, पहला में कॉन्डम हो गया, डायफ्राग्म हो गया, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी एंड शॉर्ट हो गया, अंतः गर्भाशय युक्तियां। ये तीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, यांत्रिक रोग रोध विधि है, ठीक है ना। इसके इसके हेल्प से क्या होता है, ये पॉपुलेशन को भी रोका जा सकता है, ठीक है। इसमें मतलब कॉन्डम में क्या होता है, स्पर्म को एंटर नहीं होने देता है, ठीक है ना, वेजिना में, ठीक है। दूसरा हो गया रासायनिक विधि, मतलब केमिकल प्रोसेस। रासायनिक विधि में क्या होता है, देखिए तो रासायनिक विधि में इस विधि के द्वारा अंडोत्सर्ग एवं अंतरोपण को रोका जाता है। ये शुक्राणु के प्रवेश को भी रोक देता है। इसमें से कुछ निम्नलिखित होते हैं, जैसे स्पर्मिसाइडल रसायन होते हैं, जेली, पेस्ट, क्रीम, है ना, मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां होती है, इम्प्लांट्स होते हैं। ये सब चीज क्या होते हैं, ये सब क्या काम करते हैं, ये सब फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता है, स्पर्म के फर्टिलिटी को रोक देते हैं, ठीक है ना, स्पर्म के कैपेसिटी को रोक देते हैं। मतलब शुक्राणु को, जो शुक्राणु फर्टिलाइजेशन होने वाले, निषेचन करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसे कैपेसिटी को ही खत्म कर देते हैं केमिकल्स, ठीक है ना। प्राकृतिक विधि की बात करते हैं तो प्राकृतिक विधि क्या करता है, जनसंख्या नियंत्रण में हेल्प करता है, जैसे बाह्य स्खलन, है ना, आवधिक संयम, स्तनपान, अनार्वतव, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस होते हैं जो क्या करते हैं, प्राकृतिक विधि में आते हैं। ये सब क्या करते हैं, जनसंख्या को नियंत्रण करने में हेल्प करते हैं। एक होते हैं शल्य क्रिया विधि। तो शल्य क्रिया विधि भी दो तरह से होते हैं, एक पुरुषों में होता है, पुरुष बांध्यकरण बोलते हैं, और दूसरा स्त्री में होता है, जो स्त्री बांध्यकरण बोलते हैं। तो पुरुषों में जो होते हैं बांध्यकरण, उसमें क्या होता है, देखिए पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों में बांध्यकरण जो होते हैं, देखिए ये आपका रहा क्या, पुरुषवाहक इच्छोदन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, शुक्रवाहक बांधा और काटा हुआ, मतलब ये एक रास्ता हो गया, मतलब पाथवे हो गया, जहां से क्या होता है, ये अंडाणु है, अंडाणु से क्या होता है, स्पर्म बनता है, स्पर्म बनता है अंडाणु में, और स्पर्म बनता है स्पर्म, ये रास्ता हो गया स्पर्म जाने का, और यही रास्ता को कटिंग करके ये ब्लॉक कर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ब्लॉक कर दिया जाता है तो क्या होगा, ये स्पर्म बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। इस तरह बांध दिया जाता है, इसके कारण क्या होता है, स्पर्म जाने के रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, स्पर्म बनता जरूर है लेकिन वो क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है। तो बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, इंटरक्वाइटस के इसमें संभोग के दौरान क्या होता है, स्पर्म का रिलीज ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, पुरुष बांध्यकरण। हम बात करते हैं स्त्री बांध्यकरण में क्या होता है। स्त्री बांध्यकरण में क्या होता है, ये अगर फैला हुआ है, देखिए इसमें क्या होता है, फाइलोपियन नलिका बांधी और काटी हुई, ये इसको बोलते हैं स्थेमस, हाँ। तो इस यहाँ पर नैरो पार्ट होता है, और ये फाइलोपियन ट्यूब हो गया, ये ओभम हो गया, या मतलब अंडाशय हो गया, यहाँ से ओभम या अंडज ये जरूर रिलीज होते हैं अंडाणु, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोसेस से ये बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सर्जिकली इसको कटिंग कर दिया जाता है, इसके रास्ता को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ये डिंबवाहिनी इसको बोलते हैं बंधक में। अब इसके बात करते हैं हम, देखिए देखिए यहाँ पर देखिए इसका दूसरे मेथड में देखते हैं तो क्या होता है, बर्थ कंट्रोल मीन्स यूज टू कंट्रोल द ग्रोइंग पॉपुलेशन आर, जैसे पहला हो गया मैकेनिकल और बैरियर मेथड, दूसरा केमिकल मेथड,
तीसरा में क्या क्या, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, सर्जिकल मेथड, ठीक है ना। ये चार मेथड से क्या होता है, पॉपुलेशन को रोका जा सकता है। ये चार मेथड से क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जा सकता है, ठीक है ना। पहला दिया मैकेनिकल और बैरियर मेथड में आते हैं, कंडोम्स हो गया, डायफ्राग्म हो गया, सर्विकल कैप हो गया, वोल्ट हो गया, एंटर यूटेराइन डिवाइसेस हो गए। ये सब एक यंत्र है, ठीक है ना, मतलब यंत्र बोल सकते हैं या फिर कुछ तरह का डिवाइस होता है जो मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर दोनों अपने यूज करके इसको स्पर्म के एंट्री को रोकते हैं, उसको मिलने नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। केमिकल मेथड की बात करते हैं तो केमिकल मेथड में क्या होता है, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, या केमिकल बात करते हैं यहाँ से तो तुम्हारा स्पर्मेटिसाइड टेबलेट्स होते हैं, जेली होते हैं, पेस्ट होते हैं, क्रीम हो गया, या फिर ओरल कंट्रासेप्टिव दवा होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं। ये सब क्या करते हैं, स्पर्म के फर्टिलिटी को ही, एबिलिटी को ही खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है ना। मतलब इट आल्सो इनहिबिट्स एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म के एंट्री को भी रोक देते हैं। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में बात करते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस, मतलब जब स्पर्म रिलीज होने वाला रहता है उससे पहले क्या होता है, उससे पहले ही क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है, स्पर्म जैसे ही रिलीज होने वाला रहता है उससे पहले ये वेजिना से बाहर निकाल दिया जाता है पेनिस को, और बाहर ही आउटसाइड द वेजिना ये रिलीज कर दिया जाता है स्पर्म को, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। पीरियोडिक एब्सिटेंस है ना, पीरियोडिक एब्सिटेंस की बात करते हैं यहाँ से, तो उस टाइम भी क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में भी क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ये होता है लैक्टेशनल एमनोरिया, इस प्रोसेस में भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। सर्जिकल मेथड की बात करते हैं, सर्जिकल मेथड की बात करते हैं यहाँ से, तो सर्जिकल मेथड भी दो तरह के होते हैं, मेल में भी होते हैं और फीमेल में होते हैं। मेल में जो होते हैं उसको वैसेक्टोमी बोलते हैं, और फीमेल में जो होते हैं उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। मेल के केस में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को कटिंग करके किया जाता है, और फीमेल की बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फाइलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और मैंने सेट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 15 जो कमेंट आया था, तो उसमें से साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप से होते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया बोला गया क्या, ब्लू ग्रीन अलगी जो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना। वो हमसे मिस्टेक हुआ, उस पर जरा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जेनेटिक्स में क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, हम क्वेश्चन बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट आने के चांसेस क्या है सो इसमें। ठीक है, टेस्ट कोर्स तो मैंने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने के, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, ये दिया हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसका रेशियो याद करने की दरकार है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका मेन जो होते हैं ये क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया, और ये राइट अबाउट हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया को बोलते हैं ब्लीडर डिजीज, ब्लीडर डिजीज बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया को बोलते हैं क्या, इसको सिकल सेल एनीमिया ही बोलते हैं, ठीक है। ब्लीडर डिजीज में क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, जैसे अगर कोई ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार कट जाता है तो क्या होता है, उसका थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये हीमोफीलिया डिजीज कहलाते हैं। जैसे फैक्टर की बात करते हैं यहाँ से, तो देखिए are absent in the blood of people affected with hemophilia and hence blood does not clot well, है ना। जब ये कट जाते हैं, हम लोग कहीं कट जाते हैं तो वहां क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग, थक्का नहीं जम पाता, थक्का नहीं जम पाता तो क्या होता है, ये
ब्लड कंटिन्यूअस रिलीज होते रह जाता है, तो रिलीज होते रहता है तो उस डिजीज को बोलते हैं क्या, हीमोफीलिया बोलते हैं। ये एक होता है किस कारण, ये एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है, जीन में अगर म्यूटेंट हो गया किसी जीन, तो जीन में म्यूटेशन के कारण क्या होता है, वो फैक्टर जो क्लोटिंग फैक्टर होता है वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं, फंक्शन नहीं कर पाते तो क्या होता है, ये ब्लड को क्लोट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। द हेटेरोजाइगस फीमेल छोड़ दो, और ये जनरली किसमें होते हैं, ये जनरली मदर से सन में ट्रांसफर होते हैं ये डिजीज, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जब कमी होता है तो सिकल सेल जो होता है आरबीसी, वो पहले क्या होता है बाइकनकेव शेप के होते हैं। जब सिकल सेल एनीमिया होते हैं तो क्या होता है, वो सिकल से फुल हंसुए के आकार का हो जाता है, धनकटनी समझते हैं उस आकार का ये आरबीसी हो जाते हैं। इसका क्या होता है, ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है। देखिए लिखा है क्या, बहुत अच्छा वर्ड में लिखा हुआ है, सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर अ जीन। The disease is controlled by a single base pair of allele HBA and HBS, ठीक है। The defect is caused by substitution of glutamic acid by valine, है ना। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं। यहाँ जब होता है क्या, सिंगल बेस पेयर ऑफ, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में क्या होता है कि एक सिंगल बेस पेयर मतलब क्या होता है, ये पॉइंट म्यूटेशन का भी केस होता है, ठीक है ना। ग्लूटामिक एसिड रिमूव होके वायलिन जाके ऐड हो जाता है किसके, बीटा चैन, हीमोग्लोबिन के बीटा चैन के, है ना, 6 नंबर कार्बन 6 नंबर पोजीशन में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या होता है वायलिन आके ऐड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट्स शेप ऑफ बाइकनकेव इज टू सिकल शेप, बाइकनकेव जो आरबीसी होते हैं वो सिकल शेप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिक्वल शेप हो जाते हैं आरबीसी, जिसके कारण क्या होता है, ये सिकल सेल एनीमिया हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें यहां से याद रखने वाली बात, ये क्वेश्चन याद रखने वाली बात क्या है, एक पॉइंट म्यूटेशन है सबसे पहला चीज, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा की है ग्लूटामिक एसिड जो होता है वायलिन के कारण रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, कहां पर होता है, 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोब्यूलिन, ना, बीटा ग्लोबिन के 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड जो होते हैं वायलिन के कारण रिप्लेस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी उसका डिमांड बढ़ जाता है, इसके कारण इसका सेल आरबीसी का जो सेल होते हैं वो शेप होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्या, एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर में भी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विथ अ डायग्राम। ये सबसे पहले ये इसका डीएनए के बारे में लिखना था, डीएनए क्या है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो हेरिडेटरी करैक्टर को ट्रांसफॉर्म करते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका डीएनए का सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, डबल हेलिक्स डीएनए होते हैं, इसका डिस्कवर वाटसन एंड क्रिक ने किए थे, वाटसन एंड क्रिक ने इसका एक मॉडल दिया था डबल हेलिक्स डीएनए, ठीक है। अब इसका फीचर की बात करते हैं, तो इसका वन हेलिक्स का लेंथ जो होते हैं 3.4 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बेस होता है, इसका बैकबोन होता है जो बोलते हैं सुगर फॉस्फेट से बने होते हैं, और इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है सब चीज, ठीक है। डीएनए जो होता है, डीएनए के पास में क्या होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होते हैं, और क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, जैसे ग्वानिन हो गया, साइटोडिन हो गया, साइटोसिन हो गया, एडेनिन हो गया, थायमिन। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए आर न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी आएंगे, ठीक है ना।
बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड विच इज कंपोज ऑफ सुगर, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है ना, जिससे होता है क्या है कि डीएनए का जो मोनोमर होते हैं या बेसिक यूनिट होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, और न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं? नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस से, पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट से। ठीक है ना, अब पेंटोज शुगर जो 5 कार्बन का चैन होते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजनस की बात करते हैं, नाइट्रोजनस बेस भी 2 भाग में डिवाइड होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन, है ना। प्यूरिन में आते हैं आपका एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है। पायरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ठीक है, हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में एक कंप्लीमेंट्री डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी के साथ होता है और ग्वानिन का कंप्लीमेंट्री ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ होता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजनस बेस का। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में एक बॉन्ड होते हैं जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में एक बॉन्ड जिसे बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, है ना, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। इसका लेंथ कितने होते हैं? इसका लेंथ 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है या फिर 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर होते हैं। इसका एक बेस, मतलब बोल सकते हैं एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर इसका नाइट्रोजनस बेस होते हैं और इच नाइट्रोजनस बेस 0.34 नैनोमीटर इसका विद होते हैं, चौड़ाई होते हैं। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए का चौड़ाई जो होता है 2 नैनोमीटर या फिर 20 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका पोलरिटी की बात करते हैं तो पोलरिटी जो होते हैं, वन स्ट्रैंड जो होते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होते हैं, अदर जो होते हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होते हैं। तो यहां से अगर देखिएगा तो ये डीएनए के बारे में ये स्ट्रक्चर है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विथ डायग्राम। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, लेकिन इस बार पता नहीं क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछे, लेकिन ज्यादा चांसेस है इसका डीएनए के बारे में क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन में भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आने के चांसेस है। जैसे आपका हो गया एक मिनट, हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स को इंडिकेट करते हैं। इसमें बताता है कि ये जो होते हैं हार्डी-विंगबर्ग क्या बोलते हैं कि इसका जो एलील होते हैं, जीनोटाइप जो होते हैं, ठीक है ना, वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब कोई ये चेंजेबल नहीं होते हैं। हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल आल्सो known as the Hardy-Weinberg equilibrium and law, it states that allele and genotype frequency in a population will remains constant from generation to generation। मतलब यहाँ देखो क्या लिखा गया है, इस सिद्धांत के अंतर्गत के अनुसार अन्य विकासवादी प्रभावों की अनुपस्थिति में आबादी में एलील और जीनोटाइप सुस्थिर होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं, मतलब कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है ना, और इसका एक फॉर्मूला होता है p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल टू 1, मतलब कांस्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है। और ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन अब देखते हैं यहाँ से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी एक क्वेश्चन है ना। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंसेस पूछ सकते हैं। ठीक है, ट्यूमर की बात करते हैं, ट्यूमर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। ग्रुप डी में लॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक्सप्लेन एंटीबॉडी विथ डायग्राम, एंटीबॉडी का एक्सप्लेन पूछा है। तो एंटीबॉडी जो होते हैं इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें से 2 आइडेंटिकल स्मॉल होते हैं जिसको लाइट चेन बोलते हैं, और 2 जो होते हैं लॉन्गर हैवी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, हैवी चेन बोलते हैं। इसको डिनोट किया था H2L2, है ना। ये लाइट चेन हो गया और ये
ये हैवी चेन हो गया H2L2, N टर्मिनल होते हैं, दूसरा C टर्मिनल होते हैं, है ना। N टर्मिनल और C टर्मिनल होते हैं। N टर्मिनल क्या क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं, जो प्रजनन बंधक स्थल बोलते हैं, प्रतिजन बंधक स्थल होते हैं, ठीक है ना। ये आपस में 15 to 20 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और बात करते हैं एंटीबॉडी को, और क्या बोला गया, इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोला गया। ये वाई शेप का होते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोला गया, इसके 5 टाइप्स होते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो होते हैं, इसके 5 टाइप होते हैं, IgA, IgM, IgE, IgD और IgG, ठीक है ना। तो ये प्रतिरक्षी का सचित्र वर्णन करें, तो ये एक दिया हुआ है हिंदी में, आप लोग इसको पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बस रिलैक्स रहिए, टेंशन फ्री रहिए, क्वेश्चन अच्छा आएंगे, एग्जाम भी अच्छे जाएंगे, ज्यादा टेंशन लेने की दरकार नहीं है। हम ये क्वेश्चंस बस इंपॉर्टेंट डिनोट करें कि ये सब क्वेश्चन हाईलाइट है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अब कल एग्जाम में, आज तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि याद तो दिला दें, लेकिन हम बस एक रिवीजन टाइप हम बता रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसमें तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन है ना, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस फाउंड बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले जितना कचड़े उचड़े होते हैं सबको छान लिया जाता है, ठीक है, उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट स्टेप होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सबको क्या होता है, उसको यूज करके उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक, और दूसरा क्वेश्चन ये, हाउ डू बायो फर्टिलाइजर इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, है ना। बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने चर्चा किया था सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, बैक्टीरिया हो गया, साइनो बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, मिट्टी के उर्वरक को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, मिट्टी के उर्वरक को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो हाउ डू बायो फर्टिलाइजर इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है ना। बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं यहां से, तो बायोटेक्नोलॉजी में देखिए, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में एक ये क्वेश्चन जो बताया पीसीआर, है ना, पीसीआर एक्सप्लेन ब्रीफली, पीसीआर है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और किटनेज। पीसीआर का सीधा मतलब है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रिप्लिकेट होना ही पीसीआर कहलाता है, ठीक है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय कैरी म्यूलस, ये याद रखना। इन 1985 द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पीसीआर इज डीएनए रिप्लिकेशन बाय विट्रो मेथड। विट्रो मतलब लैबोरेटरी, प्रयोगशाला में डीएनए को, है ना, प्रतिरूप बनाना ही कहलाता है पीसीआर, ठीक है। इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पीसीआर increases widely used method making the multiplication copy of a DNA segment. This require अब DNA primer, अब देखो डीएनए को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्राइमर चाहिए ना, कुछ तो चाहिए उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए, तो डीएनए प्राइमर का एंजाइम यूज होता है, डीएनए प्राइमर यूज होता है। अब देखिए दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ना, ये एक ऐसा एंजाइम है जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियेज भी होते हैं और एक्सोन्यूक्लियेज होते हैं। इंडोन्यूक्लियेज करने का मतलब एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस के अंदर वाले पार्ट को कटिंग करने में जो हेल्प करते हैं उसको इंडोन्यूक्लियेज करते हैं, और किनारे वाले सीक्वेंस को कटिंग करने का काम करते हैं उसको एक्सोन्यूक्लियेज बोलते हैं। न्यूक्लियस का ही मतलब क्या होता है, किटनेज की बात करते हैं यहाँ से। किटनेज जो होते हैं ये एक एंजाइम है जो सेल वाल को डिजोल्व करने का काम करता है। किटिन, है ना, किटिन के सेल वाल को, काइटिन के सेल वाल को
डिजोल्व करने का काम करते हैं। काइटिन किसका? फंजाई के किटेनियस, मतलब फंजाई का सेल वाल जो होते हैं काइटिन से बने होते हैं, और उसको डिजोल्व करने का काम कौन करते हैं? किटनेज एंजाइम। ठीक है, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, है ना, आरडीटी, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। द प्रोसेस मतलब रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं यहाँ से, मतलब पूर्ण योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम क्या है। सबसे पहले इसके देखिए, डीएनए का विगलन या पृथक्करण, ठीक है ना, डीएनए का विशिष्ट स्थानों पर खंडन, पीसीआर का उपयोग करके वंचित जीन का प्रवर्धन, परपोषी कोशिका में डीएनए का निवेश, बाह्य जीन उत्पाद को प्राप्त करना, अनुप्रवाह संधान। हल्का सा इंग्लिश में लोग देखते हैं, जो हिंदी में समझ रहे हैं तो ठीक है, इंग्लिश में जो समझ रहे हैं, क्योंकि अगर समझने की बात करते हैं यहाँ से, तो समझने की बात करते हैं यहाँ से, तो बायोलॉजी में जो ऐसा है, बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से इंग्लिश का जो मीडियम है वो इंग्लिश वाले अच्छा आराम समझते हैं, हिंदी वाले जो होते हैं वो हिंदी को आराम से समझते हैं। अगर हम मिक्सअप की बात करते हैं तो मिक्सअप जो पढ़ लेते हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, मिक्स जो पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, कोई इंग्लिश में भी समझ रहे हैं, हिंदी में भी समझ रहे हैं। अगर यही हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को बोलते हैं हिंदी में तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं सब। ठीक है ना, अब इंग्लिश की बात करते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, है ना, कोई भी सेल है तो सेल में के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, तो डीएनए को अलग सबसे पहले किया जाता है। ठीक है ना, अब डीएनए को जो अलग करके तो क्या होता है, डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जिसको बोलते हैं पेंड्रोम सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को अलग किया जाता है ना, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसको अलग करने के लिए इंडोन्यूक्लियेज की रिक्वायरमेंट होता है, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। उसके बाद क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीनोम यूजिंग पीसीआर। अब ये जीनोम जो निकाले हम इसको पीसीआर के हेल्प से एक से मल्टीपल कॉपी करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, इसको फॉरेन डीएनए जो बाहर से जो डीएनए आया है, बाहर से जो होस्ट सेल आया उसमें जाके इसको डालना है। जो हम मल्टीप्लिकेशन किए हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को मल्टीप्लिकेशन किए हैं, बढ़ाए हैं, एक से अधिक कॉपी किए हैं, उसको फॉरेन पार्टिकल्स में होस्ट सेल में डालना है ना। रिसीविंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, उसके बाद उसको रिसीव करके क्या करना, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करवाते हैं रिसोर्सेस। कहने मतलब ये हुआ कि सबसे पहले यहां से प्रोसेस समझिए, है ना, एक डीएनए हो गया और ये हो गया आपका क्या, होस्ट सेल या फिर प्लाज्मिड हो गया। अब यहां से क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस को कटिंग किए और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को यहाँ पर भी एक कटिंग किए एक छोटा सा। अब ये वाला स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होता है इसमें आके ऐड कर दिए यहाँ पर, तो ऐड कर दिया। अब इसका क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएं, इसको विभाजित करवाएं, यहाँ से क्या होता है एक से अधिक इकोलाई में कन्वर्ट कर दिए इसको और मल्टीपल कॉपी बना दिए। तो ये एक पीसीआर या रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक हाइब्रिड बनकर तैयार हो गया, है ना, हाइब्रिड बनकर तैयार हो गया। तो ये प्रोसेस होता है आरडीटी में। ठीक है, तो आरडीटी में पीसीआर का यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, एक कॉपी से हजारों लाखों कॉपी बनाने में, है ना। अब यहां से हम बात करते हैं यहां से, है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब याद रख लीजिएगा। कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, कैमोफ्लैग, म्यूचुअलिज्म, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, ये सब जो डिफिनेशन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। क्या ये ऑकनेट, हाँ,
राइट अबाउट द ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हल्का सा हम बता देते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होते हैं ना, ये कंटिन्यूअस ग्रोथ करते जाते हैं, मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ करते जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति कंटिन्यूअस ग्रोथ, मतलब अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो वो अपने जनरेशन को, अपने अपने ऑफस्प्रिंग को बढ़ाते कैसे, 5 10 15 20 बढ़ा देते हैं अपने जनरेशन को, क्योंकि उसके पास खाने का बहुत साधन प्रेजेंट है। जानता है कि मेरे पास अगर मेरे 10 बच्चे भी हो जाएंगे फिर भी हमको खाने पीने में कमी नहीं होगा, मतलब उसके पास रिसोर्सेस ज़्यादा हैं, है ना। तो रिसोर्सेस ज़्यादा है, इसके कारण क्या होता है, वो पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करता है। और जिसके पास रिसोर्सेस कम है, 3 4 जन खाने लायक रिसोर्सेस है इसके पास, तो 3 4 जन से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति आ जाता है उसके घर में तो क्या होता है, उसको रहने होने में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, उसको खिलाने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो उसके पास क्या रिसोर्सेस कम है, तो एक होता है रिसोर्सेस कम होना, तो उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसके पास रिसोर्सेस ज्यादा, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, तो अनलिमिटेड रिसोर्सेस के कारण क्या होता है, ये अपने जनसंख्या को इंक्रीज करते जाता है, पॉपुलेशन को इंक्रीज करते जाता है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होते हैं इसके में क्या होता है, ये डिपेंड्स करते हैं, इसके फैक्टर होते हैं, इससे फूड अवेलेबिलिटी, है ना, प्रेडेशन, प्रेशर, सीजनल कंडीशन, ये इसके अनुरूप सब चीज इसके साथ होता है, तब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके लिए क्या होता है फैक्टर, बर्थ रेट हो गया, मोर्टेलिटी हो गया, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, 4 फैक्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ से, देखिए एक ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है, ठीक है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है, जो प्लस का जो सिंबल दिया समझ लो पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम कर रहा है, माइनस का जो सिंबल दिया है वो पॉपुलेशन को घटाने का काम करता है, ठीक है ना। तो इमिग्रेशन पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प करता है, नेटलिटी बर्थ रेट जन्म दर ये भी पॉपुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर हम बात करते हैं मोर्टेलिटी मृत्यु दर जो होता है वो पॉपुलेशन घटाने में काम करता है। और एमिग्रेशन ये भी क्या होता है, पॉपुलेशन घटाने में हेल्प करते हैं। प्रस्थान और विस्थापन, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, क्वेश्चन आपका अगर फॉर्मूला पूछ दिया तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन देख लो यहाँ से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, डी एन बाय डी टी इक्वल टू आर एन, ठीक है ना। और एक और होता है इसका, और की बात करते हैं, डी एन बाय डी टी इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो डी एन बाय डी टी इक्वल टू आर एन, ठीक है। ये एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, है ना। डिस्क्राइब पॉपुलेशन ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं होते हैं, है ना। नो पॉपुलेशन इन नेचर हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेस टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। इसके पास रिसोर्सेस नहीं होते, जिसके कारण ये क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियली लगातार अपने पॉपुलेशन को में वृद्धि नहीं ला सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, देखिए इसका ये फॉर्मूला होते हैं, डी एन बाय डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाय के फुल कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ जैसे कोई व्यक्ति के पास इतना ही, मतलब एक मैक्सिमम धन है कि वहां से ज्यादा, अगर कोई व्यक्ति अगर 2 3 व्यक्ति अगर घर में रह रहे हैं, वो 2 व्यक्ति को और खाना खिला सकते हैं, इतना रिसोर्सेस उसके पास में है। अगर कोई तीसरा आ गया तो उसका एक टिप होता है कि इतना ज्यादा आ गया तो हम उसके पास उसको खाना नहीं दे पाएंगे, तो ये होगी एक कैरिंग कैपेसिटी, है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी रिसोर्सेस का, ठीक है ना, उसको कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। तो ये एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड किया गया है, ठीक है। देखिए, है ना, ये n नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो गया, ये टाइम के साथ बदलता जाता है। और ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ हो गया, जो हमेशा क्या होता है, पॉपुलेशन इसका बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, खाने पीने का सामान इसके पास ज्यादा है। लेकिन यहाँ बात करते हैं इस ग्राफ के, तो ये लॉजिस्टिक होते हैं जो सिग्मॉइड शेप होते हैं। इसके बाद देखो एक
सर्टेन टाइम तक ये ग्रो करता है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, मतलब इस पोर्शन को बोलते हैं क्या, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है क्या, लॉजिस्टिक ग्रोथ हो गया ये, लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, एक्सपोनेंशियल का डी एन बाई डी टी बाय इक्वल टू आर एन, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। इस पर हो सकता है कुछ के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन बोर्ड में नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंसेस याद रखना, है ना। हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किस लेवल का, कि ये डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है ना, और पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखिए पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, दोनों क्या होते हैं, अपराइट्स होते हैं। अपराइट्स मतलब ये हमेशा इसका जैसे से ये इसका होता है, इसका नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन डिक्रीज करते जाता है, ठीक है ना। देखिए इसका डिक्रीज करते जाता है, लेकिन हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है, एनर्जी में हमेशा इसका एनर्जी कम होते जाता है जैसे से। बट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आते हैं, प्राइमरी है ना प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, टर्सरी कंज्यूमर हो गया। अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल एनर्जी है तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास 1,000, उसके पास फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 100 जूल एनर्जी हो गया, टर्सरी कंज्यूमर के पास क्या 10 जूल हो गया। जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो 10% एनर्जी लॉस होते जाता है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल से याद रखना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्या होता है ये, इट्स ये एग्जाम्पल है किसका, ये इकोलॉजिकल पिरामिड में तुम्हारा हो गया क्या, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास का एग्जाम्पल क्या हो गया, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास का एग्जाम्पल हो गया एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है ना। और बात करते हैं यहां से पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसमें हमेशा क्या होता है, एक बोल सकते हैं इसका एग्जाम्पल होगी आपका एनर्जी, जो तो ये आपका क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है, वर्टिकल होते हैं, इन्वर्टेड कभी नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक मिनट जरा सा स्कैन नहीं दे रहा, जितना क्वेश्चन बताया उससे क्वेश्चन मिल जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की दरकार नहीं है, हर एक चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको एक जान लो कि यहाँ बस हम रिवीजन करवाने आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगवाने आए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक दिन में पूरा एक्सप्लेन करना जरा टफ है, आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को, बस हमको नोटिस करवाना, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चन याद रखने वाली चीज है। ड्रॉ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी, है ना, ग्लोबल डाइवर्सिटी का इसका रिप्रेजेंटेशन ये ग्राफ है, याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, याद रहा तो भी ठीक, नहीं रहा तो भी ठीक, उतना भी खास नहीं, लेकिन हाँ ये सब याद रखना। एक्सप्लेन द डिटेल द एक्स सी टू कंजर्वेशन, एक्स सी टू कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। बाय स्थाने एक्ट सी टू संरक्षण, इस संरक्षण में संकटोत्पन्न पादप तथा जंतुओं को उसके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उसकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा वन्य जीव सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है, ठीक है ना। मतलब एक्स सी टू कंजर्वेशन क्या है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल पैलेस से उठाकर कहीं दूसरी जगह रखना और उसको उसी तरह इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ही एक्स सी टू कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से मिल सकता है। इन्वायरमेंटल इश्यू में से एक क्वेश्चन देखे थे जो हमको लगा कि क्वेश्चन आना चाहिए, एक मिनट, इन्वायरमेंटल इश्यू तो आई थिंक डिलीट कर दिया गया, है ना। हाँ, हाउ कैन वी प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, है ना, हम जैव विविधता को हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स ऑल लगभग आप लगभग क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है, नोटिस करवा दिया, तो उतना डिटेल तो बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन याद रखिएगा, पेशेंस बना के रख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाइए, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आराम से एकदम मोहब्बत से क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और हेजिटेशन नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, एकदम जोश में जाइए। ऑल द बेस्ट, है ना, हौसला रखिए। कहावत है ना कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं हौसलों में उड़ान होती है। इसलिए मेरे दोस्त हौसला रखिए, अच्छा होगा, एग्जाम भी अच्छा जाएगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।